Hello friends. So today's our topic is Accounting Standard 1 and Accounting Standard 3. आज की वीडियो में हम समझेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में और 3 में क्या होता है, इनका मीनिंग क्या होता है, कंसेप्ट क्या होता है, बेनिफिट क्या होगा और इनका जो नॉर्मली हम बोल सकते हैं कि ये इंट्रोड्यूस क्यों हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, तो चलिए आइए समझते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 AS1 हमारा होता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज का मतलब क्या होता है बताइए। ये नॉर्मली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ये डील करता है डिस्क्लोजर ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड इन द प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब वो कंपनी ने जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्ट की हैं कंपनी के लिए, ठीक है, वो किस तरीके से हम प्रिपेयर कर रहे हैं और प्रेजेंट कर रहे हैं उसको हमें डिस्क्लोज करना होता है। अब होता है डिस्क्लोज का मतलब क्या होता है। डिस्क्लोज का मतलब होता है कम्युनिकेशन विद स्टेक होल्डर्स। कम्युनिकेशन विद स्टेक होल्डर्स। कम्युनिकेशन हम स्टेक होल्डर से क्या करेंगे। हम नॉर्मली कम्युनिकेशन स्टेक होल्डर से करते हैं कि हमारी कंपनी में कौन सा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किस तरीके से मतलब प्रिपेयर हो रही है और किस तरीके से प्रेजेंट हो रही है, वो हमको डिस्क्लोज करना मैंडेटरी होता है। जो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज है ना, ये मैंडेटरी पर्पस है। ये मैंडेटरी होता है डिस्क्लोज करना कि हमारी कंपनी में कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट की गई है, क्यों की गई है, इसका क्या पर्पस है। ओके, तो अब हमारी जो इसमें बुक के थ्रू हमारी जो कोर डेफिनेशन इसमें दी गई है, दी अकाउंटिंग पॉलिसीज आर द स्पेसिफिक प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ अप्लाइंग देम अडॉप्टेड बाय एन एंटरप्राइजेस। इसका मतलब है कि एक अकाउंटिंग पॉलिसीज एक ऐसी स्पेसिफिक प्रिंसिपल और मेथड है जो कंपनी में अप्लाई की गई है, एंटरप्राइज में अप्लाई की गई है और अडॉप्ट की गई है। क्यों? कि प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे और किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, AS1 की रिक्वायरमेंट क्यों आई है। AS1 की रिक्वायरमेंट इसलिए आई है क्योंकि जब हम कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी हमारी होगी उसको डिस्क्लोज करना मैंडेटरी बोला गया है। क्यों डिस्क्लोज करना मैंडेटरी बोला गया है कि जब हम कोई हमारा स्टेक होल्डर है, स्टेक होल्डर को जब तक हम पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, कोई कंपनी में किसी स्टेक होल्डर को जब तक कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हम इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, अपने डिस्क्लोज नहीं करेंगे इन्फॉर्मेशन को, वो डिसाइड कैसे करेगा कि इस कंपनी में कितना पैसा मैं इन्वेस्ट करूं जो कल को आके मेरे को वापस मिल जाए। क्या कंपनी में अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो उसमें मेरा कितना प्रॉफिट होगा। इनकेस अपने को लेके देखिए, अगर आप किसी कंपनी में, अच्छा आप लोग शेयर तो खरीदते होंगे, शेयर में इन्वेस्टमेंट करते होंगे, तो आप किसी शेयर को क्यों खरीदोगे। आप उसकी मार्केट वैल्यू देखेंगे ना कि उस मार्केट में किस तरीके से काम हो रहा है, उस कंपनी में आने वाले फ्यूचर में क्या होगा, आने वाले टाइम में वो कंपनी किस तरीके से वर्क करेगी। तो सबसे पहले आप उस कंपनी के बारे में जानेंगे ना, जब तो आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। तो मेन है कि जब तक हम स्टेक होल्डर के सामने अपनी कंपनी का सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज नहीं कर देते या अकाउंटिंग पॉलिसीज को डिस्क्लोज नहीं करेंगे तो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको प्रॉब्लम होगी डिसीजन लेने में। ठीक है, तो अब इसके जो रिक्वायरमेंट है यही बोली गई है कि ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी मस्ट बी डिस्क्लोज्ड इन वन प्लेस। डिस्क्लोज ensure stakeholders can compare performance axis entities and periods। ठीक है, अब हमारा आता है कि फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस क्या होती हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जैसे अभी हमने ये देखा अकाउंटिंग हमारा AS1 क्या होता है। AS1 मैंने बोला डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज,
डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। इसका मीनिंग नॉर्मली हम यही लिखेंगे जो मैंने आपको लिखवाया अभी, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको ये लिखवाना चाहती हूँ कि इसमें क्या क्या एरिया इन्वॉल्व रहेंगे अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के लिए और अलग अलग एंटरप्राइजेस के लिए। ठीक है, कि सबसे पहले कंपनी को क्या डिस्क्लोज करना चाहिए। सबसे पहले कंपनी को बताना चाहिए मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, डिप्लीशन एंड एमोर्टाइजेशन। दूसरा, कंपनी को बताना चाहिए ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। देन कंपनी को बताना चाहिए ट्रीटमेंट में, बताती हूँ आपको नॉर्मली। ये कंपनी को नॉर्मली जो कंपनी बोलती है वो बोलती है कि क्या ऐसा ट्रीटमेंट होगा जो फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट कर ले या ट्रांसलेट कर ले। ठीक है, फिर कंपनी को एक पॉलिसी होती है कंपनी की वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री की। इन्वेंट्री की वैल्यूएशन किस बेस पे होगी, फीफो लीफो के बेस पे होगी या एवरेज मेथड के बेस पे होगी। फिर जाते हैं ट्रीटमेंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट, हम इंटेंजिबल एसेट के ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। फिर होगा कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट होगी उसकी वैल्यूएशन किस बेस पे करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, कि जब किसी का हम रिटायरमेंट होता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए हम प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज करते हैं, फिक्स्ड एसेट की वैल्यूएशन करते हैं एंड ट्रीटमेंट ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जेप्शन इज अ पार्ट ऑफ AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग। इसमें आते हैं हमारे नॉर्मल GCA। GCA का मतलब होता है गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल। अब क्वेश्चन आता है कि गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल का नॉर्मल मतलब क्या होता है। सबसे पहले गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है। गोइंग कंसर्निंग कंटिन्यूइंग ऑपरेशन होता है। गोइंग कंसर्न इज अ कंटिन्यूइंग ऑपरेशन इन फोरसीएबल फ्यूचर, यानी कि आने वाले फ्यूचर में हमारी एंटरप्राइज में किस बेसिस पे, कैसे तरीके से, ऐसा क्या काम होगा जिससे कंपनी में आने वाले पैसे का और इन्वेस्टमेंट जो भी आएगी उसका किस तरीके से यूज़ होगा, वो हमारा गोइंग कंसर्न के थ्रू हमें पता चलता है। द एंटरप्राइज विल कंटिन्यू ऑपरेशन फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर। जो एंटरप्राइज है वो अपने ऑपरेशन फ्यूचर में भी अपना गोइंग ऑन रखे और उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। नो इंटेंट टू लिक्विडेट और स्केल डाउन सिग्निफिकेंटली, ऐसा क्या होगा हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू पता चलता है। जो हमारे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होता है उसके थ्रू पता चलता है कि आने वाले टाइम में कंपनी किस तरीके से रन करेगी, वाइंड अप होगी या ग्रो अप होगी। ऑल बेस इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर का प्रेजेंट बेस पे पता चलता है कि आज के टाइम में कंपनी कैसे चल रही है और आने वाले टाइम पे कंपनी कैसे वर्क करेगी। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी होती है कांस्टेंट पीरियड। कांस्टेंट पीरियड मतलब कि कंपनी इस पीरियड में, जो पीरियड चल रहा है, कंपनी इस पीरियड में कैसा वर्क कर रही है और आने वाले पीरियड में कैसा वर्क करेगी। ठीक है, एक पीरियड से दूसरे पीरियड के टाइम पे कंपैरिजन करने के लिए हम इसको कंसिस्टेंसी का यूज करते हैं। अकाउंटिंग पॉलिसीज आर consistent from one period to another, enables valid
कंपैरिजन ऑफ ईयर ऑन ईयर रिजल्ट। अब जब भी हम बैलेंस शीट क्रिएट करते हैं तो हम क्या करते हैं, मैं आपको एक बताती हूँ। जब भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं, हम मान के चलो 2000, अब हमारी जो बैलेंस शीट बनेगी वो बनेगी 2025-26 के, जो हमारा ईयर गया है, ये प्रीवियस ईयर गया है। बट हम कंपेयर इसको किससे करेंगे, 2024 एंड 25 से, कि आने हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ या हमारा प्रॉफिट डिक्रीज हुआ। कंपैरिजन करते हैं तो पीरियड 1 पीरियड 2 अनदर, इस पीरियड से इस पीरियड को हम कंपैरिजन करेंगे। उस हिसाब से हम बिजनेस में डिसीजन लेंगे कि किस तरीके से हमें बिजनेस में रन करना चाहिए। हमें अगर प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो हमें क्या वर्क करना चाहिए जो और इंक्रीमेंट है, और अगर हम लॉस की साइड जा रहे हैं कंपैरिजन में तो हम क्या वर्क करें जो आने वाले टाइम में, आने वाले फ्यूचर में हमें उसमें प्रॉफिट हो, हमारी कंपनी लॉस में ना आ जाए। और एक्रूअल, नेक्स्ट आता है एक्रूअल। एक्रूअल का क्या मीनिंग होता है, एक्रूअल का मीनिंग होता है रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर एक्रूड, दैट इज दे आर अर्नड और इनकर्ड। एक्रूअल का मतलब होता है कि जो हमने कमा तो लिया है बट हमने अभी रिसीव नहीं किया या पे नहीं किया। एक्रूअल का मीनिंग यही होता है कि हमने काम तो कर दिया है वो, ठीक है, जिसके लिए जो एक्रूअल का मतलब होता है कि लाइक मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि मैं जैसे कोचिंग क्लासेस स्टार्ट रन की हुई है, ठीक है, और मैं स्टूडेंट को क्या दे रही हूँ, नॉलेज दे रही हूँ। स्टूडेंट इसके बदले मुझे क्या देते हैं, फीस देते हैं। तो मैंने स्टूडेंट्स को नॉलेज तो दे दी, बस स्टूडेंट ने मुझे अभी फीस नहीं दी। मैंने अपना काम तो कर दिया बट अभी आगे वाली पार्टी का काम करना रहता है, ठीक है। एक्रूअल, रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर रिकॉग्नाइज्ड एज दे आर अर्नड और इनकर्ड, नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। काम तो हो चुका है बट हमें अभी रिसीव नहीं हुआ, उसके बदले जो भी हमारी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। हम कैसे सेलेक्ट करेंगे अकाउंटिंग पॉलिसीज को, या तो हम प्रूडेंस के थ्रू करेंगे, पीएसएम में नॉर्मली बोल सकते हैं प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फ्रॉम एंड मैटेरियलिटी। हम अब हमारे सामने आता है कि हम अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन किस बेस पे करेंगे। प्रूडेंस का मतलब नॉर्मली होता है सावधानी से करना, ठीक है। और जनरली मेकर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज टू फेस अनसर्टेनिटी एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है, जैसे देखिए प्रूडेंस का जो नॉर्मल मीनिंग होगा वो होगा कि जब हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए हमारे नॉर्मल अकाउंटेंट्स होते हैं, जब हमारी फाइनेंशियल अकाउंटेंट मेनली बनती हैं तो उसमें कुछ अनसर्टेनिटीज फेस होती है। अनसर्टेनिटीज फेस होने के जब होती हैं तो अकाउंटेंट्स नॉर्मली क्या करते हैं, अंदाज़ा लगा के काम करते हैं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है बट हमें काम करके कंप्लीट देना है। तो हम नॉर्मली उसमें अंदाज़ा लगा के काम करते हैं, किस तरीके से कि जैसे हमें रिसीवेबल कितना है बट हमें आया कितना और आना कितना चाहिए था, पिछले साल से कंपेयर करके हम इस साल में एक अंदाजे से काम करते हैं जब हमारे पास सर्टेन डाटा नहीं होता है, ठीक है। तो दिस अनसर्टेनिटीज मे बी रिगार्डिंग collectability of receivables, number of warranties claims that may occur, ठीक है। इसका नॉर्मल मतलब ये होगा कि प्रूडेंस में हमें बहुत सावधानी से काम करना होता है, बिकॉज हमारे पास कोई सर्टेन डाटा नहीं होता जिसके थ्रू हम काम करते हैं। हम अनसर्टेनिटी डाटा से काम करते हैं, बहुत सावधानी से काम करना होता है इसमें। और हम प्रूडेंस का सिंपल मीनिंग बोलते हैं मेकिंग ऑफ एस्टिमेशन से काम करना, विच रिक्वायर्ड अंडर कंडीशंस ऑफ अनसर्टेनिटी। वो कब रिक्वायर्ड होगा, जब हमारे पास अनसर्टेन डाटा रहेगा, कोई सर्टेन डाटा नहीं रहेगा, ठीक है। सब्सटेंस ओवर फ्रॉम का क्या मतलब होता है, सब्सटेंस ओवर फ्रॉम में नॉर्मली इन्होंने बोला है
इकोनॉमिक रियलिटी ऑफ अ ट्रांजेक्शन टेक प्रूडेंस ओवर लीगल टेक्निकलिटीज। इसका नॉर्मल मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ट्रांजेक्शन्स जो रहेंगी हमारी, जो हमारी ट्रांजेक्शन्स रहेगी वो कैसे अकाउंटेड होगी, मतलब किस तरीके से हम उसकी अकाउंटिंग करेंगे ट्रांजैक्शन की। नॉर्मल इसी तरीके से करेंगे लीगल फॉर्म में कि जो हमारी रिसीवेबल और पेएबल है उसके बेसिस पे हम अकाउंटिंग करें कि हमने कितना रिसीव किया, कितना पे किया। नहीं, एक हमारे इसमें चैप्टर है हायर परचेज। हायर परचेज में क्या होता है, अगर कोई एसेट परचेज की है हायर परचेज में, ठीक है, हायर परचेजर ने, तो उसमें जो एसेट है इन द बुक्स ऑफ किसकी बुक में शो करता है? हायर परचेजर की बुक में। और उसी फैक्ट को देखते हुए हायर परचेजर एक लीगल ऑनर नहीं होता उस एसेट का। कैसे? किसी ने मैं आपको नॉर्मल हिंदी की लैंग्वेज में बताऊं तो इसमें ये होता है कि आपने कुछ चीज जाके लोन पे ले, लाइक आपने ईएमआई पे फोन खरीदा, ठीक है, आपने 20% लाइक 20,000 का फोन है और आपने 2,000 रुपये दुकानदार को दे के पर मंथ उसकी 2,000 की ईएमआई बोल दिया कि मैं आपको हर महीने 2,000 रुपये आके दूंगा, अभी आप 2,000 रख लो और मेरे को ये फ़ोन दे दो। उसने आपके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके आपको 2,000 लेके आपको फ़ोन दे दिया, बट आप उसके अभी तक लीगल ऑनर नहीं हुए जब तक आपको कंप्लीट आपने उसकी पेमेंट नहीं की है। जब तक आप उस फ़ोन की कंप्लीट पेमेंट नहीं करोगे, जब तक आप लीगल ओनर नहीं रहोगे, जब तक आप हायर परचेजर रहोगे। आपने उधारी पे सामान खरीदा है, ठीक है, अगर इन केस आप 10,000 रुपये कंप्लीट आपने उसको दे दिए और 10,000 आप उसको नहीं दे पा रहे हो, तो शॉपकीपर का, जो भी दुकानदार रहेगा, उसका टोटल राइट रहेगा कि वो अपना जो सामान है उसको होल्ड कर ले वापस आपसे, ठीक है। और सब्सटेंस ओवर फ्रॉम का भी यही मतलब रहेगा कि ट्रांजैक्शन को इग्नोर कर देंगे लीगल फॉर्म में और ट्रांजैक्शन को वही हम बुक करेंगे जो उसका सब्सटेंस होगा, ठीक है। अब मैटेरियलिटी क्या होता है? मैटेरियलिटी फोकस ऑन आइटम्स दैट कुड इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ यूजर। मैटेरियलिटी नॉर्मली कहते हैं कि मैटेरियलिटी सिर्फ और सिर्फ उस पे फोकस करता है, किस पे? जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है डिसीजन लेने के लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज ऑल द आइटम्स एंड फैक्ट which are sufficient enough to influence all the decision of reader or users of financial statement। Materiality कहता है कि हम ये मानते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है या ऐसा इंफॉर्मेशन है जिससे सारे फैक्ट्स का हमें पता चल गया कि हाँ यही आइटम्स और फैक्ट्स हैं जो इनफ है, सबसे मतलब सफिशिएंट है एक डिसीजन लेने के लिए, एक स्टेक होल्डर या फिर एक यूज़र के लिए, ठीक है, या फिर रीडर के लिए, ठीक है। इसमें नॉर्मल यही बोला गया है। अब हम नेक्स्ट में आते हैं डिस्क्लोजर ऑफ पॉलिसी चेंजेस। हम पॉलिसी में क्या चेंजेस कर सकते हैं, डिस्क्लोजर को क्या रिक्वायर्ड, मतलब डिस्क्लोजर में क्या रिक्वायरमेंट है और चेंजेस करेंगे अगर परमिशन है तो। अगर हमें कोई चेंज करना है तो उसके लिए हमें स्टैच्यू और लॉ की रिक्वायरमेंट होगी। जिस बॉडी ने इसको इंट्रोड्यूस किया है उसकी ज़रूरत होगी। क्यों? डिस्क्लोज द फैक्ट ऑफ चेंज एंड मटेरियल इम्पैक्ट, क्योंकि जो उसका फैक्ट बताना पड़ेगा कि हम इसको क्यों चेंज कर रहे हैं और इससे क्या मतलब इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। टू कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हमें कंप्लाई करना पड़ेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। क्यों? क्वांटिफाई करनी पड़ेगी अमाउंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। फॉर बेटर प्रेजेंटेशन, अच्छी से अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए हमें परमिशन लेनी होगी। इफ इम्पैक्ट इज नॉट असर्टेनेबल स्टेट द फैक्ट, अगर इम्पैक्ट कोई सर्टेन नहीं है तो हमको फैक्ट बताना पड़ेगा। फ्यूचर इम्पैक्ट ओनली, आने वाले टाइम के लिए इम्पैक्ट होना चाहिए बस। डिस्क्लोज इवन इफ इट हैज़ नो मैटेरियल इफेक्ट इन करंट ईयर, हमारा यही आता है। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मली,
क्वेश्चन आते हैं इसमें, मैं आपको एक आध क्वेश्चन दिखा देती हूँ इफ पॉसिबल। ये क्वेश्चन सेशन हम दोबारा रखते हैं इसका, हम इसका क्वेश्चन सेशन करते हैं पार्ट 3 में, ठीक है। अभी तो फिलहाल हम सबसे पहले सारे जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे होंगे एक एक करके वीडियो बनाते हैं जो इजीली समझ आ जाए, देन उसके बाद एक क्वेश्चन सेशन रखते हैं। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, देन आई विल focus on that. Thank you for today.